हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर बच्चों हमने काफ़ी चीज़ें कवर करी थी, जिसके अंदर डेनियल सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, सेल पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसके अलावा बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हम लोगों ने लगाए थे। इससे आगे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के कुछ क्वेश्चंस और उसके बाद में जो है हम नॉन्स्ट इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं इसी चैप्टर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पर दिख रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको E0 की वैल्यू दे रखी है। E0 की वैल्यू दे रखी है आपको F2 से F, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, Cl2 से Cl माइनस रिडक्शन हो रहा है, Br2 से Br माइनस रिडक्शन हो रहा है और I2 से I माइनस रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब आपको ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज दे रखी है। किसकी दे रखी है? E0 Rp की वैल्यूज दे रखी है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, और मैंने आपको बताया भी है, आपको ये देखकर आपको पता लगाना पड़ेगा कि रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, तो ये वैल्यूज रिडक्शन पोटेंशियल की, ठीक है, E0 Rp की वैल्यू दे रखी है आपको। ठीक है, E0 यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है। स्टैंडर्ड क्या होता है? 1 ATM प्रेशर पर 298 केल्विन टेम्परेचर पर जो हम लोग मेजर करते हैं पोटेंशियल, उसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मेजर करते हैं? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्या यूज है, ये सारी चीजें हम लोग प्रीवियस सेशंस के अंदर कवर कर चुके हैं। आप लोग वो वीडियोस पूरे देखो, उसके बाद इस पर आओ, है ना। चलिए अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है आपको पूछा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आपको वो कनेक्शन याद करना पड़ेगा भाई कि अगर आपके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग पावर भी बढ़ेगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनने की क्षमता भी बढ़ेगी, है ना। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है? जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे लेकिन खुद क्या हो? खुद रिड्यूस हो, दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, ऐसे लोगों को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो खुद क्या हो? खुद ऑक्सीडाइज हो लेकिन दूसरों को रिड्यूस करे, दूसरे का रिडक्शन करे, ऐसे लोगों को रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक, जो आसानी से खुद रिड्यूस हो जाए, जो आसानी से खुद का रिडक्शन कर दे लेकिन दूसरे का ऑक्सीडेशन कर दे, उनको खुद रिडक्शन कब करेगा? जब खुद इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेकर खुद गेन करेगा तो खुद का रिडक्शन होगा, और जिससे इलेक्ट्रॉन्स लिए उसका ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऐसे ही जो स्पीसीज को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो यहां पर अपने को बताना है कि ऑक्सीडाइजिंग, अब जिसमें जिसकी E0 की वैल्यू ज्यादा, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा, ये सारी चीजें हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ चुके हैं। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सी पॉसिबल नहीं है। किसी भी रिएक्शंस के अंदर यदि टोटल दो अगर सेल है, अगर मैं एक डेनियल सेल बनाऊं, एक गैल्वेनिक सेल बनाऊं, उसके अंदर यदि E0 सेल की वैल्यू पॉजिटिव आए तब समझ लेना कि वो पॉसिबल है, तब उन रिएक्शन को हम लोग फिजिबल रिएक्शन बोलेंगे, राइट। अगर E0 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो समझ लेना ये पॉसिबल नहीं। चल, तो यहां पर अब इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। E0 की वैल्यू जिसकी ज्यादा, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा। तो समझ लो यहां पर E0 की वैल्यू सबसे ज्यादा F2 फ्लोरीन से F माइनस बनाने की है, तो यहां पर अपन बोलेंगे कि सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी है? F2 की है। उसके बाद में यहां पर मैं ऑर्डर किसका लिख रहा हूं? ऑक्सीडाइजिंग पावर का। उसके बाद में बच्चों, उसके बाद में सीरीज से दे रखे हैं, उसके बाद में Cl2 की है, उसके बाद में आपके Br2 की है, उसके बाद में I2 की। ठीक है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो समझ में आ गया होगा? बोलो भाई, अगर मैं बोलूं बताओ रिड्यूसिंग पावर का सही अरेंजमेंट क्या होगा, तो रिड्यूसिंग पावर का सही अरेंजमेंट इसका उल्टा हो जाएगा। बोलो। चलिए,
अगर मैं आपसे पूछूं सबसे आसानी से कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा? F2 गेन करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा। सबसे आसानी से अगर मैं इनमें से पूछूं आपसे, हालांकि ये सारे के सारे क्या है? नॉन मेटल्स हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर रखते हैं, ठीक है, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करने की पावर रखते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मुझे बताओ कि इन सब में अगर मुझे इलेक्ट्रॉन लूज करवाना है तो सबसे आसानी से इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? I2 लूज करे। ठीक, चलिए अगर मैं बोलूं कि बताओ इन चारों में से सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है इन चारों में से, तो आप क्या बोलोगे? सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट I2 है। क्यों? क्योंकि E0 Rp की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी और रिड्यूसिंग पावर घटेगी। तो सबसे, और अगर E0 Rp की वैल्यू कम होगी तो ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होगी लेकिन रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी। तो E0 Rp की वैल्यू सबसे कम E0 यहां पर I2 की, राइट। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड, और उसके बाद में हम नॉन्स्ट इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, यूं समझ लो इस चैप्टर का बेस है नॉन्स्ट इक्वेशन, राइट। चलिए अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, यहां पर आपको E0 की वैल्यू दे रखी है MnO4 माइनस से Mn2 प्लस। अब पहले तो आपको देखना है कि यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। तो अगर आप MnO4 माइनस में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो X प्लस, या फिर डायरेक्ट लिख दूं माइनस का 8, क्योंकि ऑक्सीजन का -2 इंटू 4 -8 इक्वल टू -1 और X इक्वल टू प्लस का 7। तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, +7 से +2 गया है, क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। तो ये वैल्यू किसकी है? E0 Rp की वैल्यू है, राइट। ये चीजें आप लोगों को देख लेनी है। इसमें देखो ऑक्सीजन यहाँ Mn का यहाँ पर 2 दूनी 4, माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4, +4 से +2 जा रहा है, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो यहां पर E0 Rp की वैल्यू, ठीक है। यहां पर अब बोला है बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग पावर जिसकी ज्यादा होगी, जिसकी E0 की वैल्यू ज्यादा है, तो यहां पर मैं लिखूंगा MnO4 माइनस की ऑक्सीडाइजिंग पावर MnO2 से ज्यादा होगी, ठीक। तो इस टाइप के सिंपल क्वेश्चंस आप लोगों को करने आने चाहिए। अब देखें ये वाली क्वेश्चन देखें, E0 वैल्यू ऑफ Mg2 प्लस से Mg, ठीक है। E0 की वैल्यू आपको दे रखी है Mg2 प्लस Mg, रिडक्शन हो रहा है, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको कितनी? माइनस की 2.37 वोल्ट। E0 Fe2 प्लस से Fe जाने पर, Fe2 प्लस से Fe जाने पर बच्चों E0 की वैल्यू दे रखी है माइनस की 0.44 वोल्ट, और Zn2 प्लस से Zn जाने पर E0 की वैल्यू दे रखी है आपको बच्चों -0.76 वोल्ट। द करेक्ट ऑप्शन इज, बताओ। अब मुझे आप लोग बताओ कि जैसे ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब आप लोग मुझे बताओ जैसे यहां पर ABCDEF मैंने लिख दिया कुछ भी, तो हम मान लेते हैं ऊपर जाने पर E0 की वैल्यू बढ़ रही है, ऊपर जाने पर E0, ये E0 कौन सा है? रिडक्शन पोटेंशियल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रिडक्शन पोटेंशियल ही होता है ना। तो यहां पर E0 की वैल्यू ऊपर जाने पर बढ़ रही है। तो अब आप लोग मुझे बताओगे कि ऊपर जाने पर ऑक्सीडाइजिंग पावर ऊपर जाने पर बढ़ेगी, नीचे आने पर रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी, नीचे आने पर रिड्यूसिंग पावर बनेगी। बोलो ठीक बात है। चलिए अब क्या बोला है, अब मैं ये कह सकता हूं कि भाई ऊपर जाने पर ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी, तो ये अच्छा ऑक्सीडाइज होगा इसकी तुलना में। ए एक गुड ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा बी की तुलना में, बी के कंपैरिजन। मतलब ए बी को आसानी से ऑक्सीडाइज कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दे, खुद का रिडक्शन हो जाए। तो ए जो है खुद का रिडक्शन आसानी से करेगा और बी का ऑक्सीडेशन आसानी से करे, तभी तो ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, है ना। बोलो
तो ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ऊपर जाने पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पावर बढ़ती है, मतलब कि वो दूसरे को रिडक्शन आसानी से, दूसरे का ऑक्सीडेशन आसानी से कर देगा और खुद का रिडक्शन। मतलब कि जिसकी ई नॉट की वैल्यू ज्यादा, वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब वो दूसरे को ऑक्सीडाइज आसानी से कर रहा है। जिसकी ई नॉट की वैल्यू कम, वो खुद से ऊपर वाले को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ठीक है, ये जो जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो ऊपर वाला नीचे वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, और इधर नीचे आने पर नीचे वाला ऊपर वाले को रिड्यूस करने की ज्यादा क्षमता होगी। तो F की रिड्यूसिंग पावर E से ज्यादा है, F E को आसानी से रिड्यूस कर दे। ठीक, अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो आप लोग, इसमें क्या बोला है कि Mg2 प्लस से Mg कि यहां पर इसकी ई नॉट की वैल्यू दे रखी है -2.37, इसकी Fe की दे रखी है 0.44 माइनस का, और Zn की दे रखी है। अब सबसे ज्यादा ई नॉट की वैल्यू किसकी है, Mg2 प्लस की। तो मैं कह सकता हूं कि भैया Mg जो है वो ऑक्सीडाइज कर देगा, नहीं सॉरी, सबसे ज्यादा ई नॉट की वैल्यू यहां पर किसकी है, सबसे ज्यादा ई नॉट की वैल्यू यहां पर जिंक की है बच्चों, या Fe की है, हाँ Fe की है, सॉरी। ठीक है, सबसे ज्यादा नेगेटिव में है ना बच्चों, तो यहां पर सबसे ज्यादा ई नॉट की वैल्यू इसकी है, सबसे ज्यादा तो सबसे जो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा इन तीनों में, सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो कौन होगा, Fe होगा। Fe इन दोनों को ऑक्सीडाइज कर सकता है। अगर मैं इनको सीरीज से लिखूंगा ना, तो मैं ऐसे लिखूंगा, सबसे ऊपर क्या लिखूंगा, ई नॉट की वैल्यू ऊपर जाने पर बढ़ती है ना, तो सबसे ऊपर लिखूंगा जिंक। ठीक है, और उसके नीचे लिखूंगा, सॉरी सबसे ऊपर लिखूंगा Fe, उसके नीचे लिखूंगा जिंक, और उसके बाद लिखूंगा Mg। मतलब कि Fe जो है जिंक को क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है। Fe Mg को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, Fe Mg को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, Mg जिंक को रिड्यूस कर सकता है, और जिंक Fe को रिड्यूस कर सकता है। अब देख लो ऑप्शन में क्या क्या बोला, Mg ऑक्सीडाइज Fe, क्या Mg Fe को ऑक्सीडाइज कर सकता है, नहीं कर सकता, वो तो ऊपर रिड्यूस कर सकता है। तो दिस इज रॉन्ग आंसर। सेकेंड, तो ये गलत होगा। Zn ऑक्सीडाइज Fe, Zn Fe को ऑक्सीडाइज कर सकता है, नहीं कर सकता, ये रिड्यूस कर सकता है Zn नीचे, तो ये भी गलत है। जिंक ऑक्सीडाइज Mg2 प्लस, क्या जिंक जो है Mg2 प्लस को ऑक्सीडाइज कर सकता है, जिंक ऑक्सीडाइजेस Mg2 प्लस, क्या जिंक Mg2 प्लस को ऑक्सीडाइज कर सकता है। यहां पर Mg की यहां पर वैल्यू कितनी है, -2.37, और जिंक की है, तो जिंक यहां पर ऊपर है ना, तो हाँ बिल्कुल ये ऑक्सीडाइज कर सकता है Mg2 प्लस को, राइट। तो यहां पर बिल्कुल कर सकता है, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या जिंक Fe को ऑक्सीडाइज कर सकता है, जिंक Fe को ऑक्सीडाइज कर सकता है, Fe तो ऊपर है ना, तो ये ऑक्सीडाइज तो नहीं कर सकता, लेकिन इसको रिड्यूस कर सकता है, तो ये ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है इसको, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोगों को प्रैक्टिस करनी। ये वाला क्वेश्चन देखो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ रिएक्शंस आर गिवन बिलो। यहां पर हाफ सेल की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है, F2 से F माइनस बनने पर 2.8, Cl2 से 1.36, Br2 से Br माइनस बनने की 1.06, सारी की सारी पॉजिटिव में, और I2 से I बनने की, और ये देखो सीरीज से ही दे रखी है, ऊपर जाने पर ई नॉट की वैल्यू बढ़ रही है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखोगे ना, तो F2 सबसे टॉप पर होता है, राइट। तो अब बोला है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो यहां पर F2 होगा, क्योंकि टॉप पर है, तो यही ऑप्शन होगा, एक में ही दे रखा है F2। और रिड्यूसिंग एजेंट I माइनस होगा, ठीक है। I जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, ये नीचे आ रहा है, तो I माइनस जो है रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक। तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा, बोलो बच्चों। चलिए, तो F2 एंड I माइनस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, अब नेक्स्ट अपना टॉपिक है नर्न्स्ट इक्वेशन। नर्न्स्ट इक्वेशन को अच्छे से समझेंगे आप लोग, ध्यान से समझना कि देखो
ई नॉट की वैल्यू की अगर बात करूं ना, ई नॉट क्या होता है? ई नॉट होता है स्टैंडर्ड, अगर मैं ई नॉट सेल की बात करूं तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ये सारी चर्चाएं हम कर चुके हैं। ये कब निकालते हैं? ये निकालते हैं सर 1 atm 1 बार प्रेशर पर और 298 केल्विन पर, और कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर होनी चाहिए। किसकी? सॉल्यूशन की, राइट? तो इस कंडीशन में जो सेल पोटेंशियल आएगा, इस कंडीशन में जो सेल पोटेंशियल आएगा उसको ई नॉट सेल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बोलेंगे, है ना? कब? जब प्रेशर आपके 1 atm 298 केल्विन टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर, ऐसी कंडीशन में जो सेल पोटेंशियल आएगा उसको हम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बोलेंगे, राइट? अब देखो, अब आपने जैसे ये एक सेल बनाया, इसके अंदर ये 1 मोलर रखा, ये भी सॉल्यूशन 1 मोलर रखा, ये आपने सॉल्ट ब्रिज लगा दिया और इसको आपने कनेक्ट कर दिया आपस में, ठीक है? और ये वाली कंडीशन रखी, ये वाली कंडीशन रखी, कौन सी? 1 atm 298 केल्विन और 1 मोल पर लीटर। अब आप लोग मुझे बताओ, क्या ये ऐसा ही रहेगा? ऐसा तो रहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने सेल बनाया है तो सेल का तो कुछ यूज होगा, वो करंट बनाएगा और लगातार ये जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी? कम होगी, लो होगी। और कंसंट्रेशन जब लो होगी, कम हो जाएगी 1 मोलर से, तो आप लोग मुझे बताओगे क्या ये सेल का जो पोटेंशियल है उसको आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलोगे? नहीं, ये सिर्फ आप स्टार्टिंग में बोलोगे जब आपने ये सेल को बनाया, बिल्कुल ताजा सेल, नया सेल, तब इसकी जो वैल्यू होगी वो ई नॉट की वैल्यू होगी, उसको आप स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बोलोगे। जैसे यूज होने लग जाएगा उसके बाद में आप इसको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, इसकी जो वोल्टेज या आउटपुट दे रहा है उसको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल नहीं बोल सकते, उसको फिर आपको सेल पोटेंशियल बोलना पड़ेगा। तो भैया बात आई कि साहब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल तो हम निकाल सकते हैं इजीली, ये कंडीशन रखते हैं, तब हम लोग बोलते हैं कि साहब ई नॉट की वैल्यू क्या आएगी? ई नॉट सेल की वैल्यू आएगी ई नॉट ऑक्सीडेशन, यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल। और ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका? एनोड का। और रिडक्शन पोटेंशियल किसका? कैथोड का। इन दोनों को जोड़ते हैं तो ई नॉट सेल की वैल्यू आ जाती है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट, एनसीईआरटी के थ्रू चलते हो तो ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को बताया जाता है। ई नॉट यहां पर कैथोड, और ये किसका है? कैथोड का। रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों ही रिडक्शन। अब इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड को रिडक्शन पोटेंशियल में करेंगे तो हम लोगों को पता है इसका जो आपस में रिलेशन होता है वो माइनस का रिलेशन होता है। ई नॉट ओपी इज इक्वल टू माइनस का ई नॉट आरपी। तो इसको मैं लिखूंगा माइनस, इसको ये तो मैंने ऐसे कैसे यहां लिख दिया, ये हो जाएगा माइनस ई नॉट एनोड, और ये एनोड का क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। ये दोनों सेम ही फॉर्मूले कि सर हम ऐसे निकाल देते हैं, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का, उसमें से एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल को घटा देते हैं, हमारे सेल पोटेंशियल की वैल्यू आ जाती है। या हम लोग जो एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैथोड पर रिडक्शन होता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, हमारे सेल पोटेंशियल आ जाता है। भैया राम राम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे आपका सेल यूज होगा, आपकी कंसंट्रेशन गड़बड़ होगी, तो फिर हम लोग कैसे उसकी वैल्यू निकालेंगे, उस पोटेंशियल की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो भाई साहब एक साइंटिस्ट आया नंस्ट नाम का, उसने फिर इसकी व्याख्या दी। उसने बताया कि मैं आपको एक डेरिवेशन देता हूं, एक फॉर्मूला देता हूं, उस फॉर्मूले से आप लोग जो है ई सेल की वैल्यू आसानी से निकाल देना। बोलो चलिए, तो अगर मैं बात करूं कि ई नॉट सेल के लिए आपको स्ट्राइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट की कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन ई सेल के लिए स्ट्राइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट की जरूरत होती है। ये सारी चीजें मैं लिखूंगा, अभी आपको समझ में आ जाएगी। बोलो चलिए, नॉन्स्ट इक्वेशन किस लिए दी जाती है? टू फाइंड सेल पोटेंशियल, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, नॉन्स्ट इक्वेशन किस लिए दी जाती है? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सेल पोटेंशियल।
और सेल पोटेंशियल को हम क्या लिखते हैं बच्चों? ई सेल लिखते हैं। ई सेल कब लिखते हैं? जब कंसंट्रेशन 1 मोलर, मतलब कि स्टैंडर्ड वाली कंडीशन नहीं हो कि कंसंट्रेशन 1 मोलर होनी चाहिए साहब, 298 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए साहब, और 1 atm प्रेशर होना चाहिए साहब। ऐसा होगा तो फिर हम उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। राइट और नॉट? राइट। चलिए, अब सेल पोटेंशियल निकालना है आपको। सेल पोटेंशियल बच्चों, सेल पोटेंशियल निकालने के लिए यहां पर नंस्ट भाई साहब ने आपको थर्मोडायनेमिक्स का सफर करवाया। कुछ थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम की चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसके बाद में जो है आप इजीली नंस्ट इक्वेशन लिख पाओगे, और इसके न्यूमेरिकल्स और इसके अच्छे क्वेश्चंस, सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएगी। लेकिन जरूरी है कुछ पुराने पाप आप लोगों को याद करने की। राइट? 11th में आपने पढ़ा होगा। देखो, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जैसे मेरे पास एक रिएक्शन है, एक रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है। उस रिएक्शन को मैं लिख देता हूं AABB और CCDD। ABCD छोटे वाले यहां पर क्या है? स्ट्राइक्योमेट्री कोफिशिएंट है। राइट और नॉट? A यहां पर, B यहां पर रिएक्टेंट है, C और D यहां पर प्रोडक्ट है। बोलो भाई। अब मुझे बताओ आप लोग कि QC क्या होता है? QC क्या होता है? क्वोशेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट होता है, क्वोशेंट कांस्टेंट। अरे बोलो भाई, इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा। उसकी वैल्यू क्या होती है? C की कंसंट्रेशन, इस डब्बे का मतलब कंसंट्रेशन की पावर इसका स्ट्राइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, D की कंसंट्रेशन की पावर इसका स्ट्राइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन। सर ये फॉर्मूला तो QC का नहीं है, ये फॉर्मूला तो KC का है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC की वैल्यू है कंसंट्रेशन की टर्म्स में। हाँ बिल्कुल। देखो, इक्विलिब्रियम पर इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, ये QC की वैल्यू आप कभी भी फाइंड कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम, मैंने बोल दिया कि बताओ T इक्वल टू 0.2 सेकेंड पर मेरे को QC की वैल्यू निकालो, तो आप वहां से निकाल सकते हो। ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। अरे बोलो भाई, रिएक्शन कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन पर जो QC की वैल्यू आती है वो KC की इक्वल हो जाती है। फिर आप इक्विलिब्रियम पर आप QC को क्या बोलोगे? KC बोलोगे, नहीं तो ये QC ही रहेगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन पर QC इक्वल टू KC होता है, और KC की वैल्यू भी यही होती है, KC की वैल्यू भी यही होती है। A की कंसंट्रेशन की पावर A, B की कंसंट्रेशन की पावर B, नहीं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन। बोलो यस और नो? यस। तो C की कंसंट्रेशन की पावर C, D की कंसंट्रेशन की पावर D, A की कंसंट्रेशन की पावर A, B की कंसंट्रेशन की पावर B। बोलो बच्चों। चलिए, अब देखो आप लोग कि यहां पर, चल ठीक है, यहां पर KC की वैल्यू, ये KC की वैल्यू और QC की वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएगी। कब? इक्विलिब्रियम कंडीशन पर। अपने को इक्विलिब्रियम पर बोले ये जरूरी नहीं है, अपने को तो कंसंट्रेशन क्वेश्चन में दी हुई मिलेगी और हम QC की वैल्यू निकालें। राइट और नॉट? राइट। ये KC और QC का मैंने रिलेशन इसलिए बताया ताकि आप लोगों को यहां पर समझ में आ जाएगा। मैं यहां पर कुछ इक्वेशंस लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखना। डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln K। ये इक्वेशन आपने थर्मो में पढ़ी होगी और इक्विलिब्रियम में भी पढ़ी होगी। डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln K। यहां पर डेल्टा G क्या है बच्चों? यहां पर डेल्टा G गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा G नॉट स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, और यहां पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 8.31 जूल केल्विन मोल इनवर्स
और आपके बहुत सारी 0.082 एटीएम या बार, लीटर, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। बोलो भाई, टी यहां पर क्या होता है? टी यहां पर टेम्परेचर होता है। बोलो भाई, ये आपने फॉर्मूला देखा होगा, ये गिब्स, अभी तो ये फॉर्मूला याद रखो, ये गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला होता है। ठीक, चलिए अब क्या होता है बच्चों कि एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पर क्या होता है बच्चों? इक्विलिब्रियम कंडीशन पर डेल्टा जी की वैल्यू, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो जाती है, क्योंकि रिएक्शन होती नहीं है। रिएक्शन एक्चुअली प्रोडक्ट से रिएक्टेंट और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की जो रेट है वो इक्वल हो जाती है। रिएक्शन तो चलती रहती है, ऐसा नहीं है रिएक्शन नहीं होती, रिएक्शन चलती रहती है, लेकिन रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट एंड रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रिएक्टेंट आपस में इक्वल हो जाते हैं। उस टाइम डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है, और जब डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी? डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ जाएगी माइनस का आर टी एल एन के, माइनस का आर टी एल एन के। तो ये वैल्यू आ जाएगी डेल्टा जी नॉट की, राइट। अब देखो, अब मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन पर क्या बोलूंगा कि जो k है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर kc के इक्वल हो जाएगा। तो मैं अगर एट इक्विलिब्रियम यहां पर लिखूं, एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस का आर टी एल एन, और मैं क्या लिख देता हूं? क्यूसी लिख देता हूं। बोलो बच्चों, यही होगा, है ना। चलिए, तो यहां पर ये कुछ फॉर्मूले आप लोगों को पता होने चाहिए, मैं वापस लिख देता हूं। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के सी एट इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, डेल्टा जी नॉट और डेल्टा जी इक्वल टू 0 और के सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्यू सी। अरे बोलो भाई, अब मैं क्या लिखूं? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस का आर टी एल एन और क्यू सी। ये क्या है? स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। अब हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, इस वाले फॉर्मूले, और आपके नॉन्स्ट इक्वेशन निकालेंगे। ये एक फॉर्मूला और है, ये वाला जो आपके इसमें काम आता है, इसलिए मैंने लिखवाया है। ठीक है, किसके अंदर? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर इसके डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, आपको एक फॉर्मूला, 3 फॉर्मूले मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो आपको याद रखने। एक याद रखना है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के, या आर टी एल एन क्यू लिख दो। बोलो भाई, एक फॉर्मूला आपको याद रखना, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम कंडीशन पर के ले सकते हैं, नहीं तो हम लोग क्यू लेंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन पर हम लोग के लेंगे, बाकी तो नहीं तो हमें क्यू लेना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बोलूं, यहां पर भी मैं लिख देता हूं आप लोगों की सहूलियत के लिए, आर टी एल एन यहां पर लिख देता हूं मैं क्यू। इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी एट इक्विलिब्रियम, तो ये जो क्यू है वो क्या बन जाएगा? ये जो क्यू है वो के बन जाएगा। ऐसा लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। आर टी एल एन क्यू, और इक्विलिब्रियम कंडीशन पर क्यू सी इक्वल टू के सी होता है। ठीक है, चलिए, नहीं तो अपने को क्यू ही लिखना है हर जगह, वो के सी की जगह भी काम आ जाता है और क्यू सी की जगह भी काम आ जाएगा। चलो, अब देखो, एक फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान रखना है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। ये 3 फॉर्मूले मैं बता रहा हूं, इन तीनों से हम लोग क्या बना लेंगे? नॉन्स्ट इक्वेशन बना लेंगे, बहुत इजीली। ठीक है, तो आपको याद करने में भी दिक्कत नहीं होगी और समझने में भी दिक्कत नहीं होगी। एक आप याद रखो, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है, ये माइनस एन एफ ई सेल और ये माइनस एन एफ ई नॉट सेल।
ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3। अब देखो ध्यान से समझना, यहां पर n, यहां पर मैं आप लोगों को सब बता दूं, n यहां पर डेनियल सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स, मेटल जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और दूसरा जो आयन इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होते हैं एनोड से कैथोड की ओर, नंबर ऑफ एक मेटल का एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर करता है उसको हम n से यहां पर डिनोट करेंगे। जैसे ये ZnSO4 है बच्चों, और यहां पर जिंक की रॉड डाली, ये CuSO4 है, यहां पर कॉपर की रॉड डाली और इसको आपस में आप लोगों ने जोड़ दिया है ना, ये सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। तो यहां से एक Zn2 प्लस बन के इस सॉल्यूशन में आता है और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर छोड़ता है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन ही तो ट्रांसफर होते हैं, एक Zn का एटम 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है ना, तो जितना ये एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है या फिर दूसरे वाले जो गेन करता है उसको नंबर ऑफ यहां पर इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लूज बोलेंगे, ठीक है, इन डेनियल सेल। F यहां पर 1 फैरेड है जिसकी वैल्यू 96500 96,500 कूलाम के इक्वल होती है। मैं सारी चीजें लिखवाऊंगा। E0 सेल यहां पर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है, n यहां पर नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स, F यहां पर 1 फैरेड 96,500 कूलाम और E सेल यहां पर सेल पोटेंशियल है। डेल्टा G यहां पर गिब्स फ्री एनर्जी और डेल्टा G0 यहां पर क्या है बच्चों, डेल्टा G0 यहां पर स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। अब इक्वेशन पुट द वैल्यू ऑफ 2 and 3 in 1, 2 और 3 इक्वेशन की वैल्यू 1 में टिकाओ। यहां पर डेल्टा G की जगह मैं क्या लिखूंगा बच्चों, यहां पर डेल्टा G की जगह रख दूंगा मैं -NFE सेल, -NFE सेल इज इक्वल टू डेल्टा G0 की जगह मैं क्या लिखूंगा, E0 सेल प्लस RT-ln Q। कोई दिक्कत? अब क्या करो आप पूरी इक्वेशन में होल इक्वेशन डिवाइडेड बाय -NF से सबको डिवाइड कर। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, -NF से डिवाइड करोगे तो -NFE सेल इज इक्वल टू -NFE0 सेल प्लस RT-ln Q। -NF से यहां पर भी भाग दे दिया आपने, -NF से यहां पर भी दे दिया और -NF से यहां पर भी दे दिया। ये कट गया, ये कट गया। अब आप लोग मुझे बताओ ये क्या आ गया, E सेल इज इक्वल टू ये क्या आ गया, E0 सेल, और यहां पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -RT-ln Q अपॉन NF। एक्चुअल में यही नॉन्स्ट इक्वेशन होती है, यही नॉन्स्ट इक्वेशन होती है प्यारे बच्चों, है ना। चलिए अब आप लोग बताओ मुझे कि क्या फॉर्मूला आया था, E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस RT-ln Q अपॉन NF। ठीक है, चलिए अब मैं अगर इस ln को, इस नेचुरल लॉग को यदि ln को लॉग में कन्वर्ट करूंगा तो ln इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10, यही तो होता है। तो अब आप ये लॉग में कन्वर्ट कर दो इसको, E सेल इज इक्वल टू माइनस E0 सेल माइनस 2.303 RT log Q अपॉन NF। एक फॉर्मूला आपके पास ये आ गया। जो सबसे ज्यादा काम आने वाला है वो अभी लिखेंगे हम। अगर हम सारी स्टैंडर्ड वैल्यू लिख दें कि R की वैल्यू मैं पुट कर दूं यहाँ पर 298 केल्विन, स्टैंडर्ड वैल्यू सारी पुट कर देता हूँ, R की वैल्यू नहीं सॉरी T की वैल्यू, यहाँ पर मैं R की वैल्यू पुट कर दूं 8.31 इन ये जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। मैं यहाँ पर फेराडे 1 फेराडे इज इक्वल टू होता है 96,500 गुलाम, ये पुट कर देता हूँ। ये अगर वैल्यूज में सारी पुट करता हूँ इसके अंदर तो आपके जो वैल्यू फॉर्मूला बनेगा बच्चों वो बनेगा E सेल इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस नहीं है,
ई नॉट सेल माइनस, और ये सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई होकर एक वैल्यू बनेगी 0.059। ये आप डायरेक्ट याद रखो। अब आप ऐसा तो है नहीं कि आप कैलकुलेशन करके ही बताओ सर हमें तो ये 0.059 कैसे आया, कैलकुलेशन करेंगे तब भी यही आएगा, तो आप डायरेक्ट याद ही रखो, ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद ही रखना है आपको, ठीक है। अपॉन यहाँ पर f की वैल्यू आपने पुट कर दी है, n की वैल्यू हम n लिखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये हो जाएगा log q। ठीक, और ये आपके फाइनल इक्वेशन बन के आती है। ये फॉर्मूला, ये इक्वेशन सबसे ज्यादा काम आने वाली। यहां पर ई सेल है, सेल पोटेंशियल, ई नॉट सेल है बच्चों, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, जिसकी वैल्यू तो फिक्स रहती है। आपके Q कौन है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, C इंटू डी लिखो, ऐसे लिख दो, ये C की कंसंट्रेशन की पावर C, D की कंसंट्रेशन की पावर D, A की कंसंट्रेशन की पावर A और B के कंसंट्रेशन की पावर B। N यहां पर कौन है, नंबर ऑफ गेन्ड या लूज इलेक्ट्रॉन्स इन सेल रिएक्शन। बोलो, ये सारी चीजें हैं। अब ये जो कंसंट्रेशन रखते हैं ना, इसमें आप लोगों को विशेष ध्यान रखता है कि कंसंट्रेशन में हमेशा अपन सॉलिड और लिक्विड फॉर्म की कंसंट्रेशन नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ किसकी लेंगे, सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन लेंगे सॉल्यूशन की। ठीक है, ठीक है, कंसंट्रेशन किसकी लेंगे, कंसंट्रेशन ओनली इंक्लूड्स ऑफ solution, not pure solid and pure liquid। ठीक है, हम केवल और केवल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इसके अंदर लेंगे। सॉलिड और लिक्विड फॉर्म अगर आपको कोई वैल्यू दे रखी है तो भी उसको इंक्लूड नहीं कर रहा है, दी हुई भी नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए, तो ओनली इंक्लूड्स, मैं यहां पर नोट बनाकर लिख देता हूं, नोट, कंसंट्रेशन किसकी लेने हैं, इन नर्न्स्ट इक्वेशन QC में हम कंसंट्रेशन रखते हैं ना, मैं यहां पर लिख देता हूं नर्न्स्ट इक्वेशन इन QC। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ओनली includes of solution and pressure only includes of गैसेस का अपने को प्रेशर लेना है और कंसंट्रेशन किसकी लेनी है, केवल सॉल्यूशन की लेनी है। सर ये गैसेस वाला, प्रेशर वाला, हाँ अभी आपको प्रेशर वाला भी बताएंगे, नर्न्स्ट इक्वेशन में एज अ प्रेशर की फॉर्म में हमें कैसे यूज करना है। राइट, चलिए, तो आप लोगों को ये नर्न्स्ट इक्वेशन समझ में आई होगी। ये वाला क्वेश्चन देखें आप लोग, उसके बाद में हम बात करते हैं। मैं यहां पर ये क्वेश्चन लेके, रिप्रेजेंट द सेल, इस क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है रिप्रेजेंट्स द सेल, ये आपको सेल को रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन, विच हैव द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन एक सेल को रिप्रेजेंट कर रही है, या फिर ऐसा बोला रिप्रेजेंट द सेल, सेल को रिप्रेजेंट करो, विच हैव द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में अपने को सेल का रिप्रेजेंटेशन देना है, तो रिप्रेजेंटेशन देना तो बहुत इजी है, ऑफ सेल। सेल का रिप्रेजेंटेशन देंगे तो पहले क्या लिखेंगे, एनोड और फिर कैथोड लिखें। ठीक है, तो एनोड पर क्या है, एनोड यहां पर कौन है, एनोड यहां पर Mg है ना बच्चों, Mg इलेक्ट्रॉन्स यहां पर लूज कर रहे हैं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल सर सही देख रहे हो। तो Mg से Mg2+, तो Mg पहले क्या था, पहले सर सॉलिड था, फिर क्या हो गया, ये एक्वस सॉल्यूशन में चला गया, फिर आप दो डंडे लगा दो, किसके लिए, सॉल्ट ब्रिज के लिए, फिर सर Ag एक्वस जो था वो चला गया है
सॉलिड फॉर्म में बन गया है Ag। स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट सेल रिप्रेजेंटेशन में नहीं लेते हैं, लेकिन नर्स्ट इक्वेशन में स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, ई सेल निकालने के लिए स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज होते हैं। कहाँ यूज होते हैं सर? अभी तो बात करी हमने, क्यूसी की वैल्यू जब निकाली आपने, क्यूसी की वैल्यू जब निकाली है तो फिर आप देखोगे तो कांस्टेंट यहाँ पर क्यू, ये क्यूसी तो है, ये क्यू यहाँ पर ही तो रखना है, तो सी की पावर सी, ये क्या है? स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट ही तो है। डी की पावर ये स्मॉल डी, स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट ही तो है। स्मॉल ए स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट ही तो है, ये भी स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है। बोलो यस और नो? यस। बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? बोलो बच्चों। चलिए, तो अगर मैं बात करूं सेल रिप्रेजेंटेशन की, तो ये सेल को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब सर इसके अंदर क्या बोला है? और बोला कैलकुलेट ई सेल, ई सेल को कैलकुलेट करो इफ ई नॉट सेल की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन के, और log 13 की वैल्यू भी दे रखी है 1.1। ठीक है, तो ये सेल को आपने रिप्रेजेंट कर दिया, अच्छी बात है, सेल को रिप्रेजेंट कर दिया। तो हम इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा, एक सेकेंड, ये लीजिए भैया, ताकि बाकी वाला क्वेश्चन अपना आसानी से आ जाए। चल, अब यहां पर बात करते हैं, यही तो टेक्नोलॉजी के फायदे हैं भाई, नहीं है क्या? व्हाइट बोर्ड में ऐसा कर सकते थे तुम? नहीं कर सकते। सर ई नॉट सेल की वैल्यू दे रखी है, ई सेल की पूछिए तो फॉर्मूला लगा दो सर, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू। बिल्कुल, तो यहां से फॉर्मूले में वैल्यूज टिका दो। ई सेल की वैल्यू निकालनी है, ई नॉट की वैल्यू दे रखी है 3.17, कैलकुलेशन आपको ही करनी है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं। 0.059 अपॉन एन की वैल्यू बताओ, यहां से कितने इलेक्ट्रॉन्स mg ने डोनेट किए? mg ने यहां पर सर 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए, जो 2 Ag ने गेन किए। ये 2 Ag की क्या दे रखी है? कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, सॉल्यूशन फॉर्म में ही है, एक्वस फॉर्म में ही है। यहां पर mg भी एक्वस सॉल्यूशन में चला जाता है, एक्वस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है mg, राइट और नॉट? चलिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन mg ने लूज किए और 2 Ag प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2 Ag सॉलिड बन गया, राइट और नॉट? राइट। n की वैल्यू तो क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। log QC में log, अब जिसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है जो एक्वस फॉर्म में है उसी की कॉन्सेंट्रेशन लेनी है बच्चों, मैंने आपको बता दिया। तो ये सॉलिड फॉर्म में इसकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं लेनी है, सॉलिड फॉर्म में इसकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं लेनी है, नहीं होती है, तो ये इसकी लेनी है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन यहां पर पुट करनी है। तो यहां पर क्या लिखें? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मैं यहां पर लिख दूं Mg2 प्लस की कंसंट्रेशन अपॉन क्या लिखूंगा? Ag प्लस की कंसंट्रेशन। सही लिखा है? नहीं, डबल लगाओ सर कंसंट्रेशन के लिए। अब सही लिखा है? नहीं, अब भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट का क्या लेते हैं हम? पावर के अंदर लेते हैं, तो पावर लगाएंगे, पावर कितनी लेंगे? 2। यहां पर ये स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं दिख रहा है कि इतना बड़ा सा आपको? अरे भाई बोलो। चलिए, तो यहां से ये वैल्यू आ जाएगी 3.17 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग mg की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बच्चों? mg की है भैया 0.130, तो 0.130 की जगह मैं 13 लिख दूं मोलर, चलेगा सर, अपॉन इसकी है 0.0001, 0.0001 की पावर 2। अब यहां से आपको कैलकुलेशन करनी है और आंसर लेके आना है। तो ये हो जाएगी 3.17 माइनस, इसको आप काट भी सकते हो, तो काटोगे तो ये आ जाएगा आपके 0.02, 1 और 9 कितने हो गए? 19। कितनी बार जाएगा? 9 बार, और फिर 0.0295 और लॉग, और ये क्या हो जाएगा बच्चों? 0.13 अपॉन, ये स्क्वायर है तो डबल कर दूं इसको, इसको डबल लिखूंगा तो 0.0001 इंटू 0.0001, यही तो हुआ। बोलो, अब यहां से पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 4 ऊपर पावर 4, 1 2 3 4, 4 और 4 कितनी हो जाएगी? 10 की पावर 8 हो जाएगी। सही बात है? बिल्कुल सही है सर। अब यहां से आप पॉइंट हटाओगे तो ये 10 की पावर नीचे 2 लग जाएगी, ये कट जाएगा, 10 की पावर 6 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। तो यहां से ये वैल्यू आ जाएगी 3.17 माइनस 0.0295 लॉग
13 इंटू 10 की पावर 6। अब 3.17 माइनस 0.029 और log 13 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 1.1, तो ये हो जाएगा। अच्छा, यहां से एक log की प्रॉपर्टी लग रही है, आप लोगों को पता चल रहा है कि कौन सी? log m इंटू एन। log, यहां पर लिख दूं मैं, log m इंटू एन इज इक्वल टू log m प्लस log n। ये log की प्रॉपर्टीज वगैरह तो आपको पता होनी चाहिए, 12th क्लास का चैप्टर है, आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रॉपर्टीज वगैरह तो आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो फिर आप लोग कैसे करोगे, राइट? चलिए, तो ये 295 और यहां से log की प्रॉपर्टी लगा देंगे, log 13 प्लस log 10 की पावर 6। अब यहां पर m की पावर n, ये 6 आगे आ जाएगा log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो 3.17 माइनस 0.029 और 5 और log 13 की वैल्यू आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं। log 13 की वैल्यू कितनी है बच्चों? log 13 की 1.1, 1 प्लस ये हो जाएगा 10 log 6 या 6 log 10, हाँ बिल्कुल 6 log 10। बोलो, अब log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो ये हो जाएगा 3.17 माइनस 0.0295 और ये हो जाएगा 7.11। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देना, आपके ई सेल की वैल्यू आ जाएगी, राइट? बोलो, तो इस टाइप से आप नॉइस्ट इक्वेशन के क्वेश्चंस कर सकते हो, और भी बहुत अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो होपफुली आपको ये नॉइस्ट इक्वेशन का कॉन्सेप्ट, किस टाइप से वैल्यूज पुट करते हैं, कैसे जो है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर का कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम कुछ PYQs करेंगे नॉइस्ट इक्वेशन के और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल के, और उसके बाद जो है हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल स्टार्ट करें, राइट? तो आज की सभा में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आभार।